नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में सबसे पहले देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज अमित शाह गादरबंद जिले स्थित माता खीर भवानी के मंदिर जा सकते हैं। दर्शन के बाद करीब 12 बजे SKICC में टूरिज्म सेक्टर के लोगों से मुलाकात करेंगे और वहां लोगों को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाह आज पुलवामा भी जा सकते हैं। पुलवामा में अमित शाह जवानों के मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, फिर वापस श्रीनगर आ जाएंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जवानों से मुलाकात की थी। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ 15 दिनों से जारी है। सेना ने यहां लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया, जिसके बाद उसका शव जंगलों में मिला। यहां सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम पर की गई गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सेना ने भाटा दुरियन के जंगलों में अभियान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे हैं। इस इलाके में सेना की टुकड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। सेना को आशंका है कि यहां और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की अपील की है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो जाती। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने ये बयान दिया। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाते वक्त बताया गया था कि इसके बाद घाटी में विकास होगा और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति इसके एकदम उलट है। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनमें से कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं। आतंकी मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इससे बेहतर हालात तब थे जब यहाँ मुख्यमंत्री का शासन हुआ करता था। पाकिस्तान और चीन को लेकर आज भारतीय सेना के अधिकारी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। कमांडरों के इस सम्मेलन के दौरान सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान से सीमा पर तनाव चल रहा है और आतंकी कश्मीर घाटी में स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। वहीं चीन ने भी LAC पर अपने सैनिकों को तैनात करना जारी रखा है। सूत्रों के मुताबिक सेना के कमांडरों के सम्मेलन में चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति और पश्चिमी मोर्चे पर आतंकी समूहों के समर्थन में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI की गतिविधियों के साथ साथ देश के सामने आने वाली बाकी सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत होगी। भारतीय सेना ने LAC पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया हुआ है। वहाँ भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। PM वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा वाराणसी के आराजी लाइन विकासखंड के रिंग रोड नंबर 2 के पास मेहदीगंज गांव में होनी है। कोरोना काल के बाद वाराणसी में ये PM मोदी की पहली जनसभा है। सुबह 10:30 बजे PM मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। यहाँ से मोदी UP को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। रिंग रोड फेज 1 के बाद अब रिंग रोड फेज 2 भी बनकर तैयार है और अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग 17 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को बनाने में 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसके बनने के बाद से वाराणसी में जो जाम की समस्या बनी रहती थी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। जिसके बाद मोदी दोपहर 1:15 पर वाराणसी पहुंचेंगे। यहां मोदी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत 5200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले PM मोदी 15 जुलाई को वाराणसी आए थे और करीब 1583 करोड़ की 280 छोटी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। NCB ने आज फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स केस में आर्यन खान के फोन में अनन्या के साथ चैट मिलने के बाद एक्ट्रेस को NCB ने समन दिया था। अनन्या पांडे को आर्यन खान के फोन से बरामद हुई चैट के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अनन्या पांडे से गुरुवार और शुक्रवार को भी पूछताछ की गई थी। अब उनसे तीसरी बार आज पूछताछ की जाएगी। इससे पहले NCB के अधिकारियों ने मामले के बारे में बताते हुए कहा कि 2018-19 में मोबाइल फोन से बरामद हुई चैट से पता चलता है कि अनन्या पांडे ने आर्यन खान को 3 बार ड्रग्स लेने में सहायता की है। उन्होंने ड्रग डीलर के नंबर दिए
अनन्या पांडे ने इस तरह की बातों का खंडन किया है। इस मामले में अनन्या से पूछताछ के बाद अब सूत्रों ने बताया है उनका मोबाइल और लैपटॉप समेत अनन्या के 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इस चैट मामले में यह आरोप लगाया जा रहा है कि अनन्या गांजे से जुड़ी बातें शेयर कर रही थी। आरोप ये भी है कि आर्यन उस चैट में गांजा अरेंज करने की बात कर रहे थे। तेज प्रताप यादव के धरना देने के बाद लालू प्रसाद यादव आखिरकार शाम को उनके घर पहुंचे। हालांकि वो गाड़ी से नहीं उतरे। तेज प्रताप ने उनके आने की खबर पुष्ट होने के बाद पहले झाड़ू से रास्ता साफ किया और उन्होंने लालू यादव के पहुंचने पर उनके दूध से पैर धोने की भी कोशिश की, लेकिन लालू यादव के मना करने पर तेज प्रताप ने उनके पानी से पैर धोए। लालू यादव के साथ राबड़ी देवी भी तेज प्रताप के घर पहुंची, लेकिन वो भी कार से नहीं उतरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में उनके दोनों बेटों, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जहां तक नेतृत्व का सवाल है, इस मुद्दे को लालू यादव ने तेजस्वी यादव के पक्ष में 5 साल पहले ही निर्णय ले लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यूपी के अयोध्या जाएंगे। यहाँ वो भगवान राम के जन्मस्थल पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। आज शाम अरविंद केजरीवाल सरयू नदी की आरती में भी हिस्सा लेंगे, जिसके बाद 26 अक्टूबर को वो रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिलहाल एक अस्थायी मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा रखी हुई है। आम आदमी पार्टी अगले साल यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने ये भी साफ किया है कि वो चुनाव में किसी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। यूपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने गोवा, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए ये भी ऐलान किया है कि यूपी में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस आज से 70 दिनों तक पोल खोल यात्रा की शुरुआत कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के मुताबिक इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता 70 दिन अलग अलग 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे। इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार, निष्क्रियता और अक्षमता को उजागर करने के लिए पोल खोल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में दिल्ली के सभी 272 वार्डों को शामिल किया गया है। ये यात्रा कुल करीब 700 किलोमीटर की होगी। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नगर निगम के शासन ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार ने निगम को कंगाल कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, नर्सों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी की पोल खोल यात्रा और आम आदमी पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार, नाकामियों और अक्षमता को पूरी तरह से उजागर करने का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रविवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में सिंहदेव और बघेल के समर्थक मंच पर ही भिड़ गए। मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन में जैसे ही पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बोलना शुरू किया, अन्य नेताओं ने माइक से दूर कर धक्का मुक्की शुरू कर दी। उनके साथ मंच पर ही हाथापाई की गई। हंगामे के वीडियो में नजर आ रहा है कि अग्रवाल मंच से भाषण दे रहे हैं, तभी एक व्यक्ति उनके पास पहुंचकर उन्हें भाषण बंद करने को कहता है। वो नहीं मानते हैं तो उन्हें रोकने वाला शख्स जबरदस्ती उन्हें माइक से दूर कर मंच के बीच में धकेल देता है। फिर चारों ओर से कार्यकर्ता दौड़कर मंच पर चढ़ जाते हैं और भारी हंगामे के बीच अग्रवाल के साथ बदसलूकी की जाती है। जशपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था, टीएस सिंहदेव ने सीएम बनने के लिए 2.5 साल इंतजार किया। अब भूपेश बघेल को सीट खाली करना चाहिए। जब यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं थी तो सिंहदेव और बघेल ने मिलकर काम किया था। उन्हीं के कारण आज राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई है। अग्रवाल ने बताया कि जब वो यह बातें कह रहे थे तभी कांकुरी के विधायक के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली हेली कंपनी भारतीय वन्य जीव संस्थान के मानकों और एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रही है। केदार घाटी से धाम के लिए हेलीकॉप्टर निर्धारित 600 मीटर की ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हैं। साथ ही हेली कंपनियां प्रतिदिन का शटल, साउंड और ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को नहीं भेज रहे हैं। इस बारे में विभागीय स्तर से हेली कंपनियों को पत्र भेजकर जवाब मांगा गया है। इस साल 6 कंपनियों के हेलीकॉप्टर
गुप्तकाशी, शेरसी और बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर नदी के तल से 150 से लेकर 250 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टरों की उड़ान की ये ऊंचाई केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के भीमबली में स्थापित मॉनिटरिंग स्टेशन में रिकॉर्ड हो रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद निचले और मैदानी इलाकों में ठंडक काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड में ये बर्फबारी उत्तरकाशी से शुरू हुई थी। यहाँ शाम के वक्त भी बादल छाए रहे, जिसके बाद गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के साथ ही श्रद्धालु मां गंगा की आरती का लुत्फ भी उठाते रहे। केदारनाथ में भी शाम को मौसम में बदलाव के साथ बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड में मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टकराने और इसी दौरान कम दबाव वाला इलाका बनने के कारण बीते दिनों हुई भारी बारिश ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। प्रदेश में इस दौरान औसत 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि अक्टूबर के पूरे महीने में सामान्यतः करीब 31 मिलीमीटर बारिश होती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर में 36 साल बाद इतनी बारिश हुई है। वहीं कुमाऊं में तो बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आइए अब देखते हैं वो खबरें जो आपके काम की हैं। सफल नहीं मानी जाती। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग तब तक वैध या सफल नहीं मानी जाती जब तक उसे वेरीफाई न किया जाए। आपने भले ही ITR फाइल कर दिया हो, लेकिन 120 दिन के अंदर अगर उसे वेरीफाई नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स विभाग उसे वैध का दर्जा नहीं देगा। इसलिए ITR फाइलिंग जितना जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उसका वेरिफिकेशन। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 6 तरीके बताए हैं जिनके जरिए ITR फाइलिंग को वेरीफाई किया जा सकता है। इन 6 तरीकों में 5 इलेक्ट्रॉनिक है जबकि एक मैनुअल या फिजिकल है। आधार OTP के जरिए, नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से लगे EVC वेरिफिकेशन से, डीमेट अकाउंट के जरिए ITR वेरिफिकेशन से, या फिर बैंक ATM से होने वाले EVC से। और छठा है ITR V फॉर्म को भरकर टैक्स विभाग में भेज सकते हैं। अगर आधार OTP, EVC, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट या ATM से अपनी ITR फाइलिंग को वेरीफाई नहीं कर पाए तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि आपको ITR V फॉर्म भरकर बेंगलुरु भेजना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए स्पेशल कट ऑफ लिस्ट आज जारी की जाएगी। इसमें एडमिशन कैंसिल करने की इजाजत नहीं होगी। कॉलेजों को उम्मीद है कि इस लिस्ट से उनके विभाग की ज्यादातर सीटें भर जाएंगी। DU में 70,000 सीटें भरी जाएंगी। अब तक जारी हुई कट ऑफ लिस्ट से 56,000 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं। कुछ कोर्सेस में सीटों से ज्यादा एडमिशन के कारण भी इतने ज्यादा एडमिशन हुए हैं। DU ने अब तक 3 कट ऑफ लिस्ट जारी की है। आज स्पेशल लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट में एलिजिबल कैंडिडेट कल और परसों तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 28 अक्टूबर तक कॉलेज एडमिशन पर मंजूरी देगा। फीस जमा करने की लास्ट डेट 29 नवंबर रहेगी। फिर अगली कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। स्पेशल कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज शिफ्ट करने की परमिशन नहीं होगी। त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही तमाम बैंक अपने ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आते हैं। होम और व्हीकल लोन हो या फिर शॉपिंग में भारी छूट और कैशबैक। त्योहारों में अक्सर लोग घर के सामान से लेकर मोबाइल फोन या बाकी चीजों पर खर्च करते हैं। ऐसे में ये ऑफर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप भी इस फेस्टिवल सीजन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, लग्जरी ब्रांड, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल या फर्नीचर लेने की सोच रहे हैं तो ICICI बैंक ने फेस्टिव बोनांजा की घोषणा की है, जो प्रीमियम ब्रांड्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लग्जरी चीजें खरीदने पर छूट और कैशबैक का ऑफर दे रहा है। ग्राहक ICICI बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और कार्डलेस EMI का इस्तेमाल करते हुए इन ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामों के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस की और 5 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है। इनमें रिन्यूअल DL, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट DL, एड्रेस चेंज और सरेंडर ऑफ DL की सर्विसेज शामिल हैं। इन सर्विसेज के लिए आवेदन करने के 2 विकल्प हैं। पहला eKYC, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आधार कार्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से सत्यापित की जा सकती है। दूसरा है नॉन eKYC, इसमें आवेदक को आवेदन ऑनलाइन भरकर सबमिट करने के बाद
मिले हुए स्लॉट पर संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर अपने आवेदन को सत्यापित करना होगा। सरकार परिवहन से जुड़ी सर्विसेज को धीरे धीरे ऑनलाइन कर रही है, जिससे लोगों को लाइनों में न लगना पड़े और समय की भी बचत हो। यूपी में धान की फसल बेचने में जुटे किसानों के लिए काम की खबर है। अब किसान 50 क्विंटल से ज्यादा धान भी हफ्ते में हर दिन बेच सकेंगे। प्रदेश में धान खरीद की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। प्रदेश की मंडियों में अभी तक सोमवार से गुरुवार तक एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल तक ही धान की खरीदी होती है। इससे ज्यादा वाले किसानों को शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाता है। इसके अलावा अब किसान अपने जिले या सटे हुए जिले के किसी भी केंद्र पर बिना इजाजत के धान बेच सकेंगे। अभी तक किसान के जिले के जिलाधिकारी या संबंधित जिले के जिलाधिकारी की इजाजत के बाद ही यह संभव था। मंडियों में सरकारी दर पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 28 फरवरी 2022 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने 2021-22 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 70 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में 5,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उसके अलावा वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं सिद्धार्थनगर को पीएम 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले सुबह 9:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीएम योगी के साथ 10:30 बजे सड़क मार्ग से सिद्धार्थनगर के बीएसए ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां वो 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम दोपहर 12:25 पर वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत करेंगे और वाराणसी को 5,200 करोड़ की सौगात दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वाराणसी भी जाएंगे, 5,200 करोड़ की सौगात देंगे और उससे पहले गोरखपुर सिद्धार्थनगर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 मेडिकल कॉलेज भी आम लोगों को सौंपेंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे सिद्धार्थनगर में और उसके बाद वाराणसी जाएंगे। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, अगर आप देखें तो अगले 4 से 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें, कुशीनगर की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें या फिर दूसरे जिलों की बात करें। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ रैलियां हो रही हैं, बल्कि उन मंचों से जो यूपी के चुनाव का विजन होगा या फिर कैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों को यहाँ पर लाभ दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, उन सभी चीजों को लेकर बताया जा रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से चुनावी मूड में है और उन रैलियों का भी अपना महत्व है और उसी के हिसाब से इन रैलियों के समय, तारीख और किस जगह पर क्या कैसे रहना है, कौन बोलेगा, कौन मंच पर रहेगा, ये सभी चीजें तय की जा रही हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ आदर्श। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज अमित शाह गांधरबल जिले में माता खीर भवानी के मंदिर जा सकते हैं और इसके अलावा वो SKICC में टूरिज्म सेक्टर के लोगों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह आज पुलवामा भी जा सकते हैं। पुलवामा में अमित शाह जवानों के मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो बॉर्डर से गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच रहे हैं, जवानों से वो मिल रहे हैं। आज तीसरा दिन है गृह मंत्री अमित शाह का। ये जो तीसरा दिन है वो गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का। आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा उनके साथ में मौजूद हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं। इससे पहले हमने कल देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे, जनसभा को जम्मू में अमित शाह ने संबोधित किया और सबसे पहले दिन जब वो पुंछ पहुंचे थे
तो वहाँ पर सैन्य अधिकारियों से बात की, जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उन चौकियों तक गए जहाँ पर मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सेना के जवान डटे रहते हैं। और इस वक्त पुलवामा भी जा सकते, जो खबर है गृह मंत्री अमित शाह जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा ओकेजन है। यहाँ पे जो जवान मकमल बॉर्डर आउटपोस्ट पे तैनात हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह खुद इनसे मिलने आए हुए हैं, इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ ये रहती है कि जब भी कभी कोई होम मिनिस्टर आए तो उससे उनका मनोबल बढ़ जाता है। और आज भी वही ऐसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी लॉन्च पैड्स उनने एक्टिवेट कर दिए हुए हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तान के उस पार की। और देखिए किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर तैनात किए हुए हैं अपने जो टेररिस्ट हैं, और उन्हें घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश हो रही है। और दूसरी ओर हमने देखा है कि एक तरफ हालात खराब करने की भी पूरी कोशिश हो रही है, कमलाइज करने की कोशिश हो रही है। लगातार सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए जो अमित शाह का ये दौरा है, खासकर ये फॉरवर्ड आउटपोस्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्हें यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल BSF वेस्टर्न कमांड NS जवाल ने पूरा स्थिति के बारे में बताया कि किस किस्म के हालात हैं, कैसे पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। क्योंकि अक्सर उनके मंसूबे ऐसे रहते हैं कि भारत में किसी तरीके से हालात खराब हो, खासकर जम्मू कश्मीर में हमेशा लोगों का खून बहता रहे। जब अमित शाह इनके बीच आए तो देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इनके लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और वैसे ही विजिट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार है होम मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। और एक खास पैगाम उन्होंने दिया है। पैगाम उन्होंने दिया है कि देशद्रोहियों के लिए कोई भी जगह नहीं है, देशद्रोहियों का सफाया कर दिया जाएगा। और देशभक्तों के साथ पूरा भारत खड़ा है। क्योंकि कल जब वो एक शहीद परवेज अहमद डार के घर पर गए तो उन्होंने एक पैगाम दिया था। पैगाम ये था कि जो भी देशभक्त है, पूरा भारत सरकार, पूरे भारत के लोग उनके साथ खड़े हैं। और तीसरी बात ये कही है उन्होंने कि डेवलपमेंट को किसी भी सूरत में डेवलपमेंट को खत्म नहीं करने देंगे। जो भी कोई डेवलपमेंट के बीच में आएगा तो उसका भी सफाया कर दिया जाएगा। क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहे, यहाँ हालात बिल्कुल ठीक रहे और सब चीजें सामान्य रहें। जिस भी जवान की पीठ थपथपाई और मैंने देखा कि उनके चेहरे पर मुस्कान उसी वक्त आई है। और ये सबसे बड़ा मौका होता है किसी भी जवान के लिए, होम मिनिस्टर आए, उनसे पूछे और ये एक पैगाम दी जाए कि आप अकेले नहीं हैं, आप जरूर अपने परिवार वालों से दूर है, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, होम मिनिस्टर आपके साथ है, आपका प्रधानमंत्री आपके साथ है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। सेट पर तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं ने मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा पर स्याही फेंकी और विरोध दर्ज कराया। शूटिंग के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेट पर हमला कर दिया और कार, बस के शीशे तोड़ दिए। साथ ही क्रू मेंबर्स के साथ भी मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज आश्रम के जरिए हिंदुत्व के अपमान का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि जब तक आश्रम वेब सीरीज का नाम नहीं बदला जाता तब तक प्रसारण नहीं होने देंगे। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। आपका मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में अब देखते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। दौरे के तीसरे दिन आज माता खीर भवानी के मंदिर जा सकते हैं। पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने भी जा सकते हैं। शाह टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कई लोगों से मुलाकात करेंगे। शाह कल जवानों से भी मिले हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद कम होने की बात मानने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का रुख बदल गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन हमारी हार है। अलग अलग सीएम के वक्त राज्य की स्थिति बेहतर थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब तक अमन नहीं आ सकता जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो जाती। राज्य का स्पेशल स्टेटस हटाने को अब्दुल्ला ने धोखा बताया है।
बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बाद आज भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक होगी। हाई लेवल मीटिंग में तनावपूर्ण हालातों से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 15 दिन से जंगलों में छिपे आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। मौके पर एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है। एनकाउंटर साइट से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी का शव बरामद किया है। पीएम मोदी आज वाराणसी में 5,200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों की भी सौगात देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। शाम को वे सरयू नदी की आरती में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल कल रामलला के दर्शन भी करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सिविल कोर्ट में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर एक और याचिका दायर हुई है। प्रयागराज में आज देश भर के अखाड़ों की बैठक बुलाई गई है। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के बाद से ही अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान जारी है। चुनाव को लेकर मीटिंग से पहले ही बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी। आज 51 बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। फिल्म अभिनेता रजनीकांत को सर्वोच्च फिल्म सम्मान से आज सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को पीएम मोदी का बिचौलिया बताया है। उन्होंने कहा है कि लगता है दोनों में समझौता हो गया है कि दिल्ली आपकी और कोलकाता मेरा, वरना वह कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलती। तेज प्रताप यादव के धरना देने के मामले में लालू यादव उनके घर पहुंचे हैं। तेज प्रताप ने जगदानंद को आरएसएस का बताते हुए कहा कि जब तक ऐसे लोगों को पार्टी से नहीं निकाल दूंगा तब तक आरजेडी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आज सीएम नीतीश कुमार तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार करेंगे। वहीं कल से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली में आज से कांग्रेस की पोल खोल यात्रा की शुरुआत होगी। एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कामकाज के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता 70 दिनों में 70 विधानसभाओं में जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में टीएस सिंहदेव के समर्थन में बोलने पर कांग्रेस नेता मंच पर ही भिड़ गए। पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ सीएम बघेल के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ने आज फिर अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्यन और अनन्या की व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद से पूछताछ की जा रही है। कल आर्यन की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई ड्रग्स केस में लेन देन के आरोपों की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच करवाएगा। समीर वानखेड़े के अलावा बाकी अधिकारियों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। वानखेड़े आज दिल्ली आ सकते हैं। खुद पर लगे आरोपों को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने और बर्खास्त करने की धमकी दी गई है। नवाब मलिक ने एसआईटी जांच की मांग की है। कानपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाकर सीएम से भी सीबीआई जांच की मांग की थी। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के सदस्यों ने हंगामा किया है। हिंदुत्व का अपमान बताकर प्रकाश झा और बॉबी देओल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले ही मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दुबई में पाकिस्तान ने 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। भारत के दिए 152 रनों के लक्ष्य को पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। बाबर आजम और रिजवान ने रिकॉर्ड साझेदारी की है। विराट कोहली ने भारत की ओर से अर्धशतकीय पारी खेली। विश्व कप में पहली बार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत मिली है। दशकों पुराना रिकॉर्ड टूटने से भारतीय क्रिकेट फैंस नाखुश नजर आए। आईपीएल 2022 के लिए आज 2 नई टीमों की घोषणा होगी। नई टीमों के लिए लखनऊ और अहमदाबाद का नाम सबसे आगे है। आईपीएल की 2 नई टीमों के लिए कई बड़े बिजनेस ग्रुप ने टेंडर भरे हैं। सबसे ज्यादा कीमत देने वाले 2 ग्रुपों को नई टीमों का मालिकाना हक मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा जारी है। आज उनके दौरे का आज तीसरा दिन है और ये माना जा रहा है कि आज वो पुलवामा जा सकते हैं। और इससे पहले कल वो जम्मू में मकवाल बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। अमित शाह बॉर्डर पर चौकसी के लिए बनाए गए बंकर भी गए। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज अमित शाह गांदरबल जिले में स्थित माता खीर भवानी के मंदिर जा सकते हैं। दर्शन के बाद करीब 12 बजे SKICC में टूरिज्म सेक्टर के लोगों से मुलाकात करेंगे और वहां लोगों को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाह आज पुलवामा भी जा सकते हैं।
पुलवामा में अमित शाह जवानों के मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, फिर वापस श्रीनगर आ जाएंगे। इससे पहले कल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में मकवाल बॉर्डर पहुंचे। अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। अमित शाह बॉर्डर पर चौकसी के लिए बनाए गए बंकर में भी गए। बॉर्डर पर जवानों की तैनाती और उससे जुड़ी चुनौतियों को समझा। जवानों और अफसरों से खुलकर बात की। बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए, और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है, और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने की। कोई चीज़ आश्वासन दिया या कोई पैगाम आपको दिया कि किस तरीके से दुश्मन के साथ निपटना है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं टनल्स को लेके, ड्रोन्स को लेके, उसको एड्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्दी जो है। एक आखिरी सवाल, कुछ आपने मतलब उन्होंने कुछ कहा है कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कुछ आपको ऐसा कहा कमांडर्स को ग्राउंड पे? देखिए, उन्होंने एक तो सराहना की है कि बीएसएफ के जवान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे काम को उन्होंने सराहा है। और दूसरा कि आगे जो भी दिक्कतें आई हैं उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से पूरा जो है वो सहयोग दिया जाए। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ पुंछ में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट 15 दिन से जारी है। सेना ने यहां लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। उसका शव जंगल से मिला। यहां सेना और पुलिस की जॉइंट टीम पर की गई गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सेना ने भाटा धुरियान के जंगलों में अभियान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे हैं। इस इलाके में सेना की टुकड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। सेना को आशंका है कि यहां और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि अनुच्छेद 370 के खात्मे सूबे में विकास की गारंटी है। सरकार की नीतियां न्यू कश्मीर के बड़े सपने को जमीन पर उतारने वाली है। और अमित शाह ने जम्मू के लोगों को भरोसा दिया, विकास का मतलब सिर्फ कश्मीर का विकास नहीं बल्कि जम्मू में सकारात्मक बदलाव है। न्यू कश्मीर यानी बदलता और विकास की राह पर चमकता कश्मीर। सरकार के एजेंडे में कश्मीर का कायाकल्प करना सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार अमित शाह जब जम्मू कश्मीर में हैं, तो उनके पास बताने को बहुत कुछ था। श्रीनगर के दौरे के बाद आज जम्मू में अमित शाह ने बदलते कश्मीर में जम्मू की हिस्सेदारी पर सरकार का पूरा प्लान लोगों से साझा करते हुए कहा, भरोसा रखिए, अब जम्मू के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार का आधुनिक सवाल आतंकवाद का है, घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी का है, सूबे के लोगों को भारत के विकास से सीधे जोड़ने का है। गृह मंत्री ने जम्मू को भरोसा दिलाया कि बदलते कश्मीर में सूबे को विकास से जोड़ना सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पर सरकार की नीतियों और अब तक हुए विकास पर रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। गृह मंत्री ने कहा, पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। इस रकम में 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सूबे में विकास की 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पाइपलाइन में हैं। मौका था तो अमित शाह के दौरे और विकास पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर जोरदार जवाबी हमला भी बोला। ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ। भाई जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का
पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। 21। आप हमारा हिसाब मांगते हैं। सियासी बयानबाजी के बीच अमित शाह ने 210 करोड़ की लागत में बने जम्मू में आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। जम्मू में एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण की बात की। यह भी बताया कि राज्य में जिलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। इतना ही नहीं, राज्य में 2 शहरों जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो का तोहफा भी देते गए। बोले 2 साल बाद मेट्रो देखने दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। माताओं बहनों को कहने आया हूं, 2 साल के बाद मेट्रो में बिठाने के लिए आपके बच्चों को दिल्ली नहीं ले जाना है, मेट्रो ही जम्मू में आ जाए। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भूमि जम्मू एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। एयरपोर्ट का विकास भी 700 करोड़ के रुपयों के साथ होने वाला है। शाह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और उसके आतंकियों को चेतावनी दी। बोले न्यू कश्मीर की दिशा तय है, लक्ष्य पाने में रोड़ा अटकाने वाले कभी कामयाब नहीं होने वाले। जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। अमित शाह के दौरे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 2 मांगे रखी। पहली ये कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और दूसरी मांग ये कि राज्य के बंटवारे का फैसला वापस हो। हालांकि आजाद ने यह माना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आतंकवाद नियंत्रण में है। हम इसके खिलाफ है। नहीं, गलत कहते हैं लोग, सब भी कहते हैं गलत है और उनको शक है ये कोई बाहर वाली एजेंसी है जो 2 चीजें करना चाहती है। एक तो हमारे धर्म के बीच में लड़ाई हो और दूसरा इलेक्शन न हो, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया मिलिटेंसी काबू में है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की रिपोर्ट आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर फैसला परिसीमन की रिपोर्ट के बाद ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वहीं आर्यन केस में टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे के बाद पहली बार एनसीबी ने बड़ा रिएक्शन दिया है। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच होगी। वानखेड़े के अलावा बाकी अधिकारियों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। डीडीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह मामले की जांच करेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह अपनी जांच रिपोर्ट एनसीबी के डीजी को सौंपेंगे। दरअसल मामले के गवाह जो एनसीबी का सबसे पहला गवाह था प्रभाकर सेल, उसने अपने एक हलफनामे में दावा किया है कि उसने तथाकथित निजी जासूस केपी गोसावी और सैम डिसूजा के बीच 18 करोड़ रुपए के सौदे की बात सुनी थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। और इन सबके बीच समीर वानखेड़े आज दिल्ली आ रहे हैं। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल भेजने और बर्खास्त करने की धमकी दी गई है। समीर वानखेड़े ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि उन्हें फंसाने की कार्रवाई ना हो। ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं, ये वो चिट्ठी है जो समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी और कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले के गवाह ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर बड़ा आरोप लगाया है। गवाह प्रभाकर सेल ने अपने एक हलफनामे में दावा किया है कि उसने तथाकथित निजी जासूस केपी गोसावी और सैम डिसूजा के बीच 18 करोड़ रुपए के सौदे की बात सुनी थी। जिनमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। समीर वानखेड़े पर लगे इन आरोपों के बाद एनसीबी ने आरोपों की जांच की बात कही है। वानखेड़े के अलावा बाकी अधिकारियों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा।
डीडीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह मामले की जांच करेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह अपनी जांच रिपोर्ट एनसीबी के डीजी को सौंपेंगे। इस पूरे मामले में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। सुनिए समीर वानखेड़े ने आखिर क्या कहा। The allegations have been leveled against you. Are you going to address a PC? Sir, are you going to address a PC? समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल भेजने और बर्खास्त करने की भी धमकी दी गई है। समीर वानखेड़े ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि उन्हें फंसाने की कार्रवाई न की जाए। बहरहाल इन सब के बीच समीर वानखेड़े आज दिल्ली आ रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि वो दिल्ली में एनसीबी के हेडक्वार्टर जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब देखिए मूक बधिरों के लिए समाचार। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे के दौरान सिद्धार्थनगर सहित यूपी के कुल 9 जिलों को नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दूसरे दिन जम्मू में आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने उधमपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने जम्मू में प्रशासनिक विभागों के लिए नियुक्ति पत्र भी बांटे। उन्होंने कई अन्य विकास कार्यों के लाभ